हेलो बच्चा लोग। तो कैसे हैं आप लोग? तो हाँ, देख लीजिए कि आज हम लोग फिर से आए हैं सेल के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लेकर के। तो आई होप सो मेरी पिछली वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें, ताकि और वीडियोस मैं लाता रहूं और मेहनत करता रहूं। तो थैंक यू वेरी मच। उसके बाद देखिए, हम लोग जैसे कि जानते हैं कि सेल के बारे में हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था। कि पिछले क्लास में हम लोगों ने सेल के बारे में क्या पढ़ा था कि क्यों सेल स्ट्रक्चर यूनिट कहलाता है और क्यों सेल फंक्शन यूनिट कहलाता है। ठीक है, और बहुत सारे डिस्क्रिप्शंस मैंने दिए थे। ठीक है, बट अब उस वो तो सिर्फ एक डेफिनेशन था। देख लीजिए कि एक डेफिनेशन के लिए 2 क्लास लग गए मुझे। ठीक है, और वो इतना इम्पोर्टेंट है कि आप उससे 2 पेज तो आसानी से भर ही सकते हो। ठीक है, लेकिन वो बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी उसमें मैंने दिए हैं, बस भरने के लिए नहीं। उसको जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बहुत सारे इंस्टीट्यूशन, सारे के सारे इंस्टीट्यूशन में ये बताते नहीं हैं, बस रटवाने का काम होता है। तो बस ये रटने का काम जो होता है, मैं साइड करवाना चाह रहा हूँ। मैं अच्छे से समझा करके आप लोगों को पढ़ाना चाह रहा हूँ। तो प्लीज़ हेल्प करिएगा हमारा। तो देखिए, आज हम लोग यहाँ पे देख सक रहे हैं, आप लोगों को दिख रहा होगा कि इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने लिखा है। तो मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्यों लिखा है? क्योंकि ये जो जितने भी पॉइंट्स हैं, ये ज़्यादातर रिपीटेडली एग्जामिनेशंस में आते हैं। नीट के एग्जामिनेशंस भी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जामिनेशंस में इंपॉर्टेंटली पूछे जाते हैं। क्योंकि आप किसी भी एग्जामिनेशन में देख लो कि बायोलॉजी का वेटेज रहता ही रहता है। ठीक है, साइंस से जैसे कि आप जीके जीएस में ही देख लेते हो, या यूपीएससी में भी देख लेते हो। तो यूपीएससी में भी आता था पिछले मतलब कुछ साल में से थोड़ा डिडक्ट हुआ है, लेकिन बायोलॉजी का बहुत ज़्यादा वेटेज था। और बहुत सारे एसएससी हो गए, बहुत सारे रेलवे हो गए, उसमें छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और वो बेसिक्स क्वेश्चंस होते हैं। तो और ये नीट के लिए भी हम लोग तैयार कर रहे हैं। तो ये बेसिकली मैं आपको बता रहा हूँ कि ये किस कहाँ से कहाँ तक, 8 से लेकर के 11 तक का पूरा सिलेबस कवर करता है। नीट का भी सिलेबस कवर करता है। ठीक है, क्योंकि ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि हर जगह आप लोगों को क्वेश्चंस मिल जाएंगे एग्जामिनेशन में। तो इसे अवॉइड नहीं करना है, लास्ट तक वीडियो देखना है और समझना है अच्छे से। तो देखिए, अब क्या करना है, जैसे कि सेल सेल के बारे में आप लोगों ने समझ लिया, लेकिन सेल का डिस्कवरी होने के लिए भी एक इक्विपमेंट अगर नहीं होता तो ये इम्पॉसिबल था कि आप सेल देख भी पाते या आप सेल के बारे में सुन भी पाते। कोई भी साइंटिस्ट सेल के बारे में डिस्कवरी भी नहीं कर पाता अगर एक इंस्ट्रूमेंट का इन्वेंशन नहीं किया रहता कुछ लोगों ने, कुछ साइंटिस्ट ने। ठीक है, तो सबसे पहली बात उसके बारे में जानेंगे और उसकी थोड़े से बेसिक्स जानेंगे उसके बारे में। उसके बारे में डिटेल बाद में जानेंगे। ठीक है, अगली वीडियो में जानेंगे। तो देख लीजिए, जैसे कि आप देख लीजिए हेंस एंड जैसन, जेड जैसन, इन्होंने 1590 में एक क्या किया, माइक्रोस्कोप का निर्माण किया। माइक्रोस्कोप जानते हो ना कि सेल छोटा से छोटा सेल होता है, जैसे यूनिसेल ऑर्गेनिज्म, जैसे बैक्टीरिया, अमीबा, इन लोगों को देखने के लिए हमें स्पेसिफिक इक्विपमेंट की जरूरत होती है। तो हम लोग ऐसे ही आंख से देख नहीं सकते हैं, ऐसे नहीं देख सकते हैं। ठीक है, कि हाँ यहाँ पे अमीबा, हाय अमीबा, ठीक है, हाय बैक्टीरिया, ऐसे थोड़ी होता है। तो हम इसको देखने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एक स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट का यूटिलाइजेशन होगा उसमें। तो उसी उसी को क्या किया था, इन दोनों ने सबसे पहले बना करके तैयार किया था। इन्होंने क्या किया था, एक टेलीस्कोप जैसा बनाया था, टेलीस्कोप भी बनाया था। ठीक है, और इन्होंने क्या किया था, ये क्या थे, ये बना कैसे दिया इन्होंने, ये थे एक स्पेक्टिकल मेकर। स्पेक्टिकल मेकर का मतलब समझते हो ना, कि चश्मा बनाने वाले, चश्मा जो बनाते हैं। ठीक है, काला चश्मा, अब याद आ रहा होगा उसी से। ठीक है, स्पेक्टिकल मेकर थे और इन्होंने क्या किया था, एक सिंपल माइक्रोस्कोप का निर्माण कर दिया। किसके मतलब कि किसके हेल्प से, 2 लेंस के हेल्प से। ठीक है, 2 लेंस इन्होंने यूज किया और दोनों लेंस के हेल्प से इन्होंने क्या कर दिया, एक माइक्रोस्कोप बना दिया। ठीक है, टेलीस्कोप जैसे दिखने वाले। ठीक है, इसका मैग्निफिकेशन पावर कितना, 9 से लेकर के 10 टाइम मैग्नीफाई कर सकता था ये किसी भी ऑब्जेक्ट को। ठीक है, अब देखेंगे कि इसमें जो 2 लेंस यूज हुए थे, किस किस तरीके के लेंस हुए थे भैया, वो भी जान लेते हैं। ठीक है, तो इसमें 2 तरीके के लेंस, बाय कन्वेक्स और एक प्लेनो कन्वेक्स। यहाँ पे मैंने देखिए डायग्राम बनाया हुआ है। ठीक है, यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा। ये देखिए प्लेनो कॉन्वेक्स है, ये कि एक सिंगल लेंस, इस तरीके का जो कॉन्वेक्स लेंस को तो आप फिजिक्स में पढ़ चुके होंगे ना, कि वो कन्वर्जिंग लेंस होता है। आप बताओगे आप कन्वर्जिंग लेंस क्या होता है, कि जैसे कि देखो यहाँ पे एक कोई भी
प्रिंसिपल एक्सिस आप जानते ही हो ना, यहाँ से रे आई और यहाँ से क्या होता है, कोई भी चीज फोकस पे कन्वर्ज कर जाता है ना, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज कन्वर्जिंग लेंस। तो ये क्या करता है, किसी भी रे को कन्वर्ज कर देता है। तो क्या करते हैं, ये क्या करता है कि हमें अच्छे से कोई भी ऑब्जेक्ट अगर यहाँ से दिख रहा है तो यहाँ से यहाँ पे इमेज हम लोगों को अच्छे से बना करके दे देता है, ताकि हमारा आई अच्छे से उसको ऑब्जर्व कर सके। ठीक है, तो अब क्या किया गया था, जैसे कि यहाँ देख लीजिए आई पीस, इसका जो दो सेक्शन था, इस माइक्रोस्कोप का दो सेक्शन था, एक था आई पीस सेक्शन और एक था ऑब्जेक्टिव सेक्शन। ठीक है, तो आई पीस सेक्शन में कौन सा यूटिलाइज किया गया था, कौन सा लेंस का, बायकन्वेक्स। बायकन्वेक्स का मतलब क्या, देखिए ये वाला कॉन्वेक्स लेंस है ना, ये एक कॉन्वेक्स लेंस है और ये दूसरा कॉन्वेक्स लेंस है। दोनों कॉन्वेक्स लेंस को जब जोड़ दिया जाए, दो कॉन्वेक्स लेंस जब यूटिलाइज हो, ठीक है, और एक कॉन्वेक्स लेंस बना दिया जाए, तो इसे हम क्या बोलते हैं, बायकन्वेक्स लेंस। ठीक है, और ये है प्लेनो कॉन्वेक्स, मतलब एक सिंगल, देख रहे हो कॉन्वेक्स लेंस है ना, यहाँ पे एक प्लेन एरिया है और एक ये कर्व्ड एरिया है। ठीक है, तो इसे हम लोग कहते हैं प्लेनो कॉन्वेक्स। ये कहाँ पे रखा गया था, ऑब्जेक्टिव साइड में। ठीक है, और ये कहाँ पे रखा गया था, आई पीस के साइड में। ठीक है, क्लियर है। तो अब इसी दोनों लेंस को यूज करके इन दोनों महापुरुषों ने क्या किया था कि एक माइक्रोस्कोप का निर्माण कर दिया था, जिसके कारण हम लोग आज भी क्या कर सक रहे हैं, किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, किसी भी सेल को हम लोग देख पा रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं गैलीलियो के बारे में। गैलीलियो के बारे में जानते हैं कि इन्होंने 1610 में, ठीक है, क्या किया था, इसी माइक्रोस्कोप को क्या किया था, मॉडिफाई किया था। मॉडिफाई किया था, आप जान रहे हो, मॉडिफाई किया था। माइक्रोस्कोप था क्या, टेलीस्कोप था। ठीक है, ये क्या किया था, मॉडिफाई किया था, और मॉडिफाई करके क्या किया था, किसी भी चीज को, कोई भी दूर की चीज को देखने लायक बना दिया था, या कोई भी छोटी से छोटी चीज को देखने लायक बना दिया था। आप लोग गैलीलियो गैलीली के बारे में तो जानते ही होंगे। ठीक है, तो उसके बारे में अभी यहाँ पे डिस्कस बाद में करेंगे। ठीक है, यहाँ पे पहले हम लोग क्या डिस्कस करते हैं, अब सेल के बारे में, कि सेल का डिस्कवरी कौन किया था सबसे पहला। आप लोगों को पता होगा कि सेल का डिस्कवरी सबसे पहला किया था रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, रॉबर्ट हुक जो थे सबसे पहले डिस्कवरर थे सेल के, जिन्होंने 1665 में, मतलब बहुत सारी बुक्स में अलग अलग दिए रहते हैं कि किसी में 1660 दिया रहता है, किसी में 1665 दिया रहता है, लेकिन देखिए अप्रोक्सीमेटली हम लोग कहते हैं क्या कि हाँ 1660s बोलते हैं ना, 1660s में ही डिस्कवरी हुई है सेल की। सेल को डिस्कवर किया गया था रॉबर्ट हुक के द्वारा। अब रॉबर्ट हुक ने किसमें डिस्कवर किया था, कौन थे रॉबर्ट हुक, सब कुछ हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो रॉबर्ट हुक कौन थे, यहाँ पे मैंने आपको सब कुछ मेंशन कर दिया है कि एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे। कौन थे, एक इंग्लिश साइंटिस्ट। इंग्लिश का मतलब क्या है, समझ रहे हो ना, इंग्लिश मतलब इंग्लैंड में रहने वाले, मतलब कौन, अंग्रेज। ठीक है, क्लियर, इंग्लिश साइंटिस्ट थे। और इन्होंने जो स्टडी किया था, किस पे स्टडी किया था, सेल को किस पे स्टडी किया था, बताइए। सेल को स्टडी किया था इन्होंने कॉर्क सेल पे। कॉर्क का मतलब क्या होता है, कॉर्क का मतलब, ठीक है, रॉबर्ट हुक ने जो है वो किस में डिस्कवर किया था, किस तरीके के सेल में डिस्कवर किया था, नॉन लिविंग सेल को, कॉर्क सेल में। कॉर्क सेल क्या था, डेड सेल था। डेड सेल क्यों था, डेड सेल जो होता है वो होता है, कॉर्क सेल होता है छाल, बाहरी जो छाल होता है ना, पेड़ पौधे में जो बाहर का जो स्ट्रक्चर होता है, जो छाल होता है, वो क्या होता है, मरा हुआ रहता है, मतलब डेड सेल होते हैं। जो कि उन्होंने किस तरीके के ट्री में किया था, ओक ट्री में। किस तरीके के ट्री में किया था, ओक ट्री में किया था, ओक ट्री के बार्क में किया था। और इसका साइंटिफिक नेम क्या है, क्यूरेकस सीवर। ठीक है, इसमें ही क्या किया था, इन्होंने डिस्कवर किया था। और उन्होंने क्या डिस्कवर किया था वो जानेंगे। ज्योमेट्रिकल बॉक्स शेप स्ट्रक्चर उन्होंने देखा था, किसमें, उन्होंने ज्योमेट्रिकल बॉक्स शेप स्ट्रक्चर देखा था ओक ट्री के कॉर्क सेल, किसमें, कॉर्क सेल में। और कॉर्क सेल में किस तरीके का स्ट्रक्चर दिख रहा था, इस तरीके का स्ट्रक्चर। ठीक है, और इसको कैसे देखा गया था, इन्होंने ही, रॉबर्ट हुक ने ही अपना एक माइक्रोस्कोप इन्वेंट किया था, इन लोगों से इम्प्रोवाइज करके। ठीक है, इन्होंने क्या किया, एक अपना ही माइक्रोस्कोप इन्वेंट कर दिया, जिसको हम लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप से जानते हैं। आज भी इन्हीं का माइक्रोस्कोप बनाया हुआ हम लोग मॉडिफाई करके यूज कर रहे हैं। आज भी हम
इन्हीं का माइक्रोस्कोप मॉडिफाई करके यूज करे जा रहे हैं। ठीक है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप आप लोगों ने देखा भी होगा। ठीक है, तो उसी में इन्होंने क्या किया था, ओक ट्री को ऑब्जर्व किया था, और जो ये एम्प्टी कंपार्टमेंट थे, जो लिटिल लिटिल एम्प्टी कंपार्टमेंट या एम्प्टी रूम लाइक स्ट्रक्चर थे, उसको क्या कहा इन्होंने, सेल कहा। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि कैसा कंपाउंड माइक्रोस्कोप इन्होंने इन्वेंट किया, और उसके बाद कहाँ पे क्या चीज इन्होंने देखा, आपको मैंने सब कुछ बता दिया। तो मैं आप लोगों को सब कुछ मेंशन कर दूंगा कि किस तरीके का सेल इन्होंने देखा था। ठीक है, किस तरीके का सेल देखा था और किस तरीके का माइक्रोस्कोप इनका था, सब कुछ मैं बता दूंगा। ठीक है, आपको दिखा भी दूंगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम लोग क्या, इन्होंने तो सिर्फ नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में जाना। ठीक है, लेकिन अब लिविंग थिंग्स के बारे में जो जानेंगे, किसने जाना, हु डिस्कवर्ड द लिविंग सेल। इन्होंने तो नॉन लिविंग सेल, ये क्वेश्चन आता है, हु डिस्कवर्ड नॉन लिविंग सेल। नॉन लिविंग सेल को डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने, और मतलब लिविंग सेल को किसने डिस्कवर किया, तो हमेशा याद रखिएगा, एंटन वॉन लीवेनहॉक ने डिस्कवर किया था लिविंग सेल को। ठीक है, लिविंग सेल को किसने डिस्कवर किया, एंटन वॉन लीवेनहॉक ने, और इन्होंने सबसे पहले किसको ऑब्जर्व किया था, प्रोटोजोआ को। ठीक है, सबसे पहले किसको डिस्कवर किया था, प्रोटोजोआ को 1674 में। ठीक है, 1674 में डिस्कवर किया था। उसके बाद इन्होंने बोले ना कि हाँ मजा नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा था इनको, तो बैठे बैठे करते क्या, करना था कुछ काम, तो बैठ करके इन्होंने क्या कर दिया, बैक्टीरिया का दे दिया नाम। आप देखिए, ध्यान दीजिए बाबा। ठीक है, बैक्टीरिया का देखिए, बैक्टीरिया का क्या किया इन्होंने, इन्वेंशन इन्होंने ही किया। तो ये क्वेश्चन आता है अक्सर एग्जाम में, हु इन्वेंटेड बैक्टीरिया। ठीक है, तो हमेशा कुछ नहीं देखना है, याद रखना है एकदम दिमाग में कि ए वी लीवेनहॉक, लीवेनहॉक दिया हुआ है, ए वी लीवेनहॉक दिया हुआ है, एंटन वॉन लीवेनहॉक दिया हुआ है, सीधा उसी के ऊपर टिक लगाना है आप लोगों को कि बैक्टीरिया का इन्वेंशन या प्रोटोजोआ का इन्वेंशन, और लिविंग सबसे पहला लिविंग सेल का इन्वेंशन किसने किया है, एंटन वॉन लीवेनहॉक। क्लियर है, समझ में आ गया। और इन्होंने भी अपना एक माइक्रोस्कोप डिस्कवर किया था, उसका भी मैं आपको व्यू दिखा दूंगा, आपको उसका डायग्राम दिखा दूंगा। ठीक है, और इन्होंने एक चीज और इन्वेंट की थी, बहुत सारे सेल्स इन्वेंट किए थे, उसका भी इमेज आपको मैं शो कर दूंगा। ठीक है, क्लियर। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। इन सब के बाद क्या होता है कि इन्होंने एक तरीके का नाम दिया। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो जिसको जिसको भी इन्होंने इन्वेंट किया, उनको एक नाम दिया, और वो नाम था एनिमैक्यूल्स। ठीक है, जो भी माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म इन्होंने ऑब्जर्व किए, उसका नाम क्या दिया इन्होंने, एनिमैक्यूल्स। याद रहेगा, ये याद रखिएगा, यहाँ पे मेंशन कर दिया है, आप स्क्रीनशॉट में लेने के लिए आपको दूंगा लास्ट में। ये समझ में आ गया आप लोगों को। अब हम लोग समझेंगे क्या, कि जैसे कि यहाँ तक तो हम लोग समझ गए कि हाँ यहाँ पे क्या हो रहा था कि लेंस लगा करके माइक्रोस्कोप का क्रिएशन हो रहा था। माइक्रोस्कोप के मदद से क्या किए थे कि रॉबर्ट हुक ने भी माइक्रोस्कोप बनाया, मॉडिफाई किया, और इन्होंने नॉन लिविंग सेल देखा। नॉन लिविंग सेल देखने के बाद फिर इन्होंने भी अपना माइक्रोस्कोप बनाया, और इसमें भी इन्होंने क्या, लिविंग सेल देख लिया। तो आप क्वेश्चन आता है ना दिमाग में कि हाँ भैया, कि ऐसा कैसे हो सकता है, कैसे आप जो बता सकते हो कि हाँ ये लिविंग सेल है या ये नॉन लिविंग सेल है, कैसे बता सकते हो आप। तो इसको हम लोग जानेंगे कि कैसे ये लिविंग सेल है कोई भी चीज, और कैसे नॉन लिविंग सेल है। ठीक है, तो आइए उसी के बारे में जानते हैं। तो 1931 में रॉबर्ट ब्राउन सर ने क्या किया था कि न्यूक्लियस का डिस्कवरी कर दिया। अब भैया न्यूक्लियस का डिस्कवरी किसने किया, ये थे बॉटनिस्ट। ये कौन थे, बॉटनिस्ट थे। ठीक है, जो कि पेड़ पौधा का बोलते हैं ना कि पेड़ पौधा का स्टडी करते हैं। इन्होंने उसी के रूट में, मतलब ऑर्किड के रूट में, ऑर्किड जानते हो बहुत महंगा फूल होता है भैया। ठीक है, अब किसी को देने के बजाय इन्होंने क्या किया, उसका रूट ही उखाड़ दिया। रूट उखाड़ करके उसमें देख रहे थे कि हाँ क्या हो रहा है भैया बताओ। ठीक है जाने दो। रॉबर्ट हुक ब्राउन ने क्या किया कि ऑर्किड रूट के सेल को लिया और उसको ऑब्जर्व किया, और उसमें देखा क्या कि भैया न्यूक्लियस दिख रहा है। तो न्यूक्लियस को क्या किया, न्यूक्लियस का डिस्कवरी किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि अब बोलते हैं ना कि हाँ इसने डिस्कवरी किया तो हम भी डिस्कवर करते हैं, हम भी कुछ करते हैं, बैठे बैठे क्या करेंगे।
ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, तो 1835 में इनको भी दिमाग में आया चलो देखते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर कुछ भी, तो इनको करें क्या। तो डुजार्डिन क्या किए थे, डुजार्डिन ने डिस्कवर किया था सेमी फ्लूइड लिविंग मटेरियल को, किसके अंदर, प्रोटोजोआ के अंदर। ठीक है, इन्होंने क्या किया कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को लिया, जैसे कि प्रोटोजोन, उस प्रोटोजोन में किसी को भी लिया होगा, और उन्होंने क्या किया, डुजार्डिन ने देखा क्या, अरे भैया तो यहाँ इसमें इस सेल के अंदर कुछ मूव कर रहा है, कुछ मूव कर रहा है। तो वो मूव क्या कर रहा था, सेमी फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर था, जेली लाइक स्ट्रक्चर, मतलब ना तो फ्लूइड था ना तो सॉलिड था, सेमी फ्लूइड था। और उसको इन्होंने कब ऑब्जर्व किया था, 1835 में। डुजार्डिन ने इसको कब ऑब्जर्व किया, 1835 में। और इन्होंने इसी सेमी फ्लूइड लिविंग मटेरियल को नाम दिया था, जिसका नाम था सारकोड, जिसका नाम था क्या, सारकोड, याद रखिएगा। उसके बाद ही क्या किया था कि एक और साइंटिस्ट आए जिन्होंने 1839 में, जो जिनका नाम था J.E. परकिंजी, इन्होंने एक टर्म दिया इसी सेमी फ्लूइड लिविंग मटेरियल को, जो कि सेल के अंदर देखा गया था, प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, तो प्रोटोप्लाज्म तो दिया ही दिया, तो ये प्रोटोजोन्स के अंदर क्या देखा तो था इन्होंने, डुजार्डिन ने, लेकिन ये उसको इम्प्रोवाइज नहीं कर पाए थे या उसको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। तो इन्होंने पूरी के पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया। J.E. परकिंजी ने कहा कि अगर सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म है तो सेल लिविंग है, अगर प्रोटोप्लाज्म सेल के अंदर नहीं है तो सेल नॉन लिविंग है। ठीक है, जैसे ये कहते हैं ना कि हाँ मैं इसके बिना नहीं रह सकता, ठीक है, मैं अगर वो नहीं रहेगी मेरे पास तो मैं उसके बिना नहीं रह सकता, ऐसा थोड़ी होता है। चलो देखिए, ध्यान दीजिए, प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म ऐसा क्या है जो जिसके बिना सेल रहना ही नहीं चाहता है, मर जाएगा। ठीक है, क्योंकि प्रोटोप्लाज्म भैया जान है अंदर, जैसे हमारे अंदर जो है ना कि ऑर्गेन्स नहीं रहेंगे तो क्या करेंगे, हम तो मर ही जाएंगे ना, कैसे जिएंगे, कैसे, खाना तो पचेगा ही नहीं, एनर्जी मिलेगा ही नहीं, तो जिएंगे कैसे, तो बस जिए तो जिए कैसे, बिना आपके, तो प्रोटोप्लाज्म के बिना नहीं जी पाता है सेल। तो प्रोटोप्लाज्म क्या करता है, प्रोटोप्लाज्म है क्या, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और सेल ऑर्गेनल, सारे के सारे सेल ऑर्गेनल, सारे के सारे जो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म है, ये सारे का सारा मिल करके प्रोटोप्लाज्म बनाता है। समझ में आया। और ये जो होता है कुछ एक्सेप्शंस होता है किसी किसी सेल्स में, जैसे आरबीसी में आप लोग याद होगा आप लोगों को कि आरबीसी जो होते हैं ना, आरबीसी का इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, डिस्कॉइडल स्ट्रक्चर होता है। उस इस तरीके का स्ट्रक्चर क्यों होता है उसमें, इस तरीके का स्ट्रक्चर इसलिए होता है, बीच में पेड़ या पेड़ा खाया ना, पेड़ा खाया, बीच में डिप्रेशन रहता है। तो डिप्रेशन क्यों रहता है, क्योंकि उसमें न्यूक्लियस रहता ही नहीं, ना उसमें न्यूक्लियस रहता है, ना उसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहते हैं, ना उसमें माइटोकॉन्ड्रिया रहता है। जिसके कारण क्या होता है कि इसको एक्सेप्शन माना गया है, किसमें, ये इसमें कुछ भी तो नहीं है, लेकिन सेल ऑर्गेनल्स तो कुछ कुछ तो होगा ना, जैसे राइबोसोम है, ठीक है, और अदर सेल ऑर्गेनल्स होगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं है तो क्या हुआ, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन दूसरा राइबोसोम तो है, साइटोप्लाज्म तो है, इसीलिए इसको क्या कंसिडर किया जाता है, एज अ लिविंग ऑर्गन, एज अ लिविंग ऑर्गेनल। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, तो इन्होंने, किसने प्रोटोप्लाज्म का जो कॉन्सेप्ट था वो किसने दिया था, J.E. परकिंजी ने दिया था। और कब दिया था, 1839 में दिया था। और इन्होंने यही कहा था कि अगर लिविंग सेल कहला रहा है कोई भी सेल, तो उसके अंदर क्या है, प्रोटोप्लाज्म है, अगर नॉन लिविंग सेल है तो उसके अंदर प्रोटोप्लाज्म नहीं है। ठीक है, तो अब हम लोग इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और आई होप सो आपको मेरा वीडियो समझ में आ रहा होगा, और अगर आ रहा होगा तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी, थैंक यू।